हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान। और अगर आप बाइक पे राइड करने के शौक़ है और पहाड़ों पे जाने के शौक़ है तो आज आप आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आपका ये शौक़ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप में से भी जो लोग फ़िलहाल में उत्तराखंड उत्तराखंड या हिमाचल जाकर घूमने वाले हैं, स्पेशली अपनी मोटरसाइकिल से, तो आप अपना प्लान कर रहे हो रात के टाइम और आप हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच राइड करेंगे, तो यार आप ये वीडियो स्किप कर दो। क्योंकि आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक लड़के के साथ घटी। जो भाई साहब, मैं खुद मोटरसाइकिल बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पर जब ये घटना मैंने भी सुनी तो पहाड़ों में या रात में तो कहीं भी मोटरसाइकिल चलाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचूंगा। कभी भी अगर मुझे रात के टाइम इन पहाड़ों में राइड करना हो तो, क्योंकि यार ये जो पहाड़ है ना, सुबह जितने सुंदर लगते हैं, रात होते होते उतने ही ज्यादा भयानक लगने लगते हैं। और जब इन पहाड़ों का वह भयानक रूप रात के टाइम एकदम पीक पे होता है, तब यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ निकलती हैं जिनके सामने अगर आप पड़ गए तो आपकी जिंदगी उसके बाद से हमेशा के लिए बदल जाएगी। बोलते हैं ना कि हिमाचल उत्तराखंड देवभूमि है। भाई, देव है, देवी शक्तियां हैं वहाँ पे। और भी तो शक्तियाँ होगी ना, बैलेंस करने के लिए प्रकृति के नियम है। जो राहुल की घटना है, आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बस एक सीन है जो इमेजिन करना आप अपने दिमाग में कि उत्तर प्रदेश के गांव में आपका घर है और आप वहीं पर बड़े हो और आपका पूरा जीवन जो है उस गांव में ही कटा है। आसपास के शहर थोड़ा बहुत ही मतलब घूमे आपने, और पहली बार आपको मौका मिलता है हिमाचल के पहाड़ देखने का। आप दिल्ली जाते हैं, कश्मीरी गेट से हिमाचल रोडवेज की टिकट लेते हैं और बस में बैठकर आप शिमला के लिए निकल जाते हैं। टोटल 10 घंटे लगते हैं पूरी जर्नी में। आप सुबह बैठे हो 10 बजे 11 बजे, ठीक है, रात के 11 बजे तक शिमला पहुंचते हैं। इमेजिन करना बस जो मैं बोल रहा हूँ। आप बस में बैठे हो और बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, 100 से 150 पैसेंजर्स उस बस में। इस समय जब आप दिल्ली दिल्ली के कश्मीरी गेट से वह बस बोर्ड कर रहे हो और उस समय पूरी भीड़ भाड़ है, ठीक है, पूरा ट्रैफिक, लोग हैं, पूरे मतलब भीड़ से भरे हुए लोग हैं, सब कुछ है। आप बस में बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं तो दोपहर होती है, शाम होती है। शाम होते होते बस जो बस जो होती है वो प्लेन वाला एरिया छोड़कर पहाड़ों में ट्रेवल कर रही होती है। धीरे धीरे शाम ढलती है, अंधेरा होने लगता है। तो आप देखते हैं कि आप जहाँ बैठे हैं बस के अंदर, उसके पैसेंजर्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, पैसेंजर्स उतरने स्टार्ट हो जाते हैं, बस आगे बढ़ती है। शिमला अभी भी 2-2.5 घंटे दूरी है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। बस बिल्कुल जो है घने जंगल के बीच में ट्रेवल कर रही है। एक साइड में पहाड़, दूसरे साइड में खाई। पूरी बस में सिर्फ 10 से 12 लोग बचे हुए हैं, उनमें से एक पैसेंजर आप हो। लोगों के अलावा बस का कंडक्टर होता है और उसका एक ड्राइवर होता है, जो बीच रात के 9:30 10 बजे के आसपास जो है अचानक बस रुकती है। अब कंडक्टर उतर के जाता है देखने की क्या हुआ। आखिर वो देखता है कि बस के इंजन में कुछ खराबी है और इसको बनने में टाइम लगेगा। 2-2.5 घंटे का समय बीतने के बाद आपके आसपास में 10-12 लोग हैं, ठीक है, पैसेंजर। जो आपके पैसेंजर है, उस समय आपको थोड़ा डर लगेगा क्योंकि जंगल का इलाका है, पूरा एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है। जानवरों का भी खतरा रहता है, जानवरों की आवाज आती है। आपको थोड़ा सा डर लगेगा, बट आपके दिमाग में यह रहेगा कि 10-12 लोग तो है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ होता हो तो हम साथ है, फेस कर लेंगे। आप थोड़ा निश्चित हो जाते हैं। बट ये सिचुएशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सोचो आप बस की जगह अकेले अपने मोटरसाइकिल पर हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा ही सीन हो जाता है कि आपकी मोटरसाइकिल इस जंगल के बीच में खराब पड़ गई है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। आप देखते हैं कि दूर से एक 7 फीट का आदमी सर पर जो है ऐसे कंबल जैसे उड़े हुए खड़ा है, आपकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपकी पूरी लोड मोटरसाइकिल है, सामान
आपकी पूरी मतलब मोटरसाइकिल के ऊपर कैंपिंग का सामान वैम्पिंग का सामान टेंट वगैरह सब रखा हुआ है। उस समय आप क्या करोगे? उस समय आपकी जो सिचुएशन होगी वो आप सिर्फ इमेजिन कीजिए। भाई सही बता रहा हूँ, कुछ ऐसा ही होता है आगरा के रहने वाले राहुल के साथ। राहुल के साथ ऐसा होता है इंटरेस्टिंग। और अब जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अंदर से जो है ना आपको एकदम सिवियर हो जाएंगे आप। वो बिल्कुल ठंडी हवा नीचे से लेकर ऊपर तक चलेगी। वो भी एक एक्सपीरियंस। अभी जो आप मैं बताने जा रहा हूँ वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं ना, वो देखिएगा आप। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको राहुल का बैकग्राउंड बताता हूँ। तो राहुल जो है बेंगलोर के अंदर एक एमएनसी में जॉब करता है। बेसिकली वो आगरा का रहने वाला है और बेंगलोर के अंदर उसकी पोस्टिंग थी। फिर अचानक सेट का लॉकडाउन हो जाता है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई और जो कंपनीज रिमोट ऑपरेट करती थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोला ठीक है आप अपने घर जाइए, वहीं से आप काम कीजिएगा, वर्क फ्रॉम होम कीजिएगा। राहुल भी वर्क फ्रॉम होम लेकर आगरा वापस आ जाता है। अब राहुल जहाँ जॉब करता है वहाँ एनी एनसी में एक और लड़की थी श्रेया। श्रेया का भी वर्क फ्रॉम होम मिलता है। वो भी नरकंडा की थी। नरकंडा एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में, शिमला से उसकी दूरी शायद 50 से 60 किलोमीटर होगी। श्रेया नरकंडा की रहने वाली थी तो वापस नरकंडा चली जाती है और वहीं से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। अब राहुल और श्रेया जो एक ही टीम में थे, दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी। राहुल जो लड़का था उसको बहुत शौक था मोटरसाइकिल चलाने का। जब भी टाइम मिलता वो वीकेंड पर अपनी बाइक लेके घूमता, एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता अलग अलग जगह। एक दो बार राहुल ने अपने पेरेंट्स के साथ उत्तराखंड का जो मसूरी हिल स्टेशन है वहां घूमने का प्लान बनाया। बहुत वो अपने पेरेंट्स के साथ मसूरी हिल स्टेशन घूमने आया था, बट वह बहुत छोटे में था। हाल फिलहाल में उसने कोई बड़े पहाड़ नहीं देखे थे। अंदर से मोटरसाइकिल चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वह अभी अभी तक सिर्फ प्लेन जगह ही राइडिंग कर रहा था। श्रेया से बात करते करते एक दिन इनका प्लान बनता है मिलने का। राहुल बोलता है यार मैंने बाइक में आता हूँ और हिमाचल तू घुमाएगी। श्रेया बोलती हाँ बिल्कुल, तुम आ जाओ मैं घुमाऊंगा। श्रेया से मिलने का जो ख्याल उसके ख्याल में श्रेया से मिलने का सोचता हो तो भाई उसके मन में लड्डू फूटने लगे। आपका लीव प्लान करता है। ये देखता है कि ये देखता है कि वीकेंड पड़ रहा है और फिर उसके बाद एक दो छुट्टियां हैं ऑफिस की पड़ रही है, तो क्या करता है कि थोड़ा प्लान करके एक वीक की छुट्टी ले लेता है और सोचता है चलो घूम आते हैं शिमला। अपना राइड भी हो जाएगा पहाड़ों में और मैं श्रेया से भी मिल लूंगा। राहुल के पास बुलेट गाड़ी थी। ये क्या करता है अपनी सब कुछ बैग वगैरह पैक करता है। रसकेस वाला जो लंबा बैग होता है ना वो, उसमें अपना पूरा सामान पैक करता है और साथ में टेंट भी रखता है। यह सोचता है कि थोड़ा कहीं पे रुक के जहाँ मौका मिलेगा कैंपिंग वैम्पिंग करूंगा। ये सब मन में ख्याली पुलाव राहुल बना रहा। राहुल अपने घर से निकल जाता है शिमला के लिए। अब शिमला से उसको फिर नरकंडा जाना था श्रेया से मिलने। दिन में राहुल शिमला पहुंच जाता है। ठीक है, आराम से राइड करते हुए रुकते हुए रुका। आगरा शिमला की दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। 2 दिन में पहले दिन ही वो बहुत तेजी से मतलब अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से खींचता है और प्लेन वाला जो रास्ता था वो धीरे धीरे करके वहाँ पार कर देता है। शिमला में रात हो जाती है। इसको तो शिमला में रुकना था। अगले दिन भी ये शिमला में रुक के एक्सप्लोर करता है, आसपास की पूरी जगह देखता है। 2 दिन हो गए थे। अब तीसरा दिन आता है। तीसरा दिन एक्सप्लोर करता है। चौथे दिन भी ये डिसाइड करता है कि चलो कि श्रेया से मिलने नरकंडा चलता हूँ। और देखो यहाँ पे क्या हुआ। राहुल ने राहुल ने गूगल मैप पे देखा कि शिमला से जो नरकंडा की दूरी है वो कोई 50-60 किलोमीटर दूर है। तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है। सुबह लेट उठता है 10-11 बजे और होटल से चेकआउट करता है। चेकआउट करते करते इसको 2 बज चुके थे। ये सोचता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 किलोमीटर तो दूर है, 2-2.5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा, आराम से पहुंच जाऊंगा। तो अब यहाँ पे राहुल जो गलती कर देता है, राहुल बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था जो मुसीबत राहुल के सामने आने वाली थी। राहुल करीब 3-3:30 बजे अपना ट्रिप स्टार्ट करता है शिमला से नरकंडा जाने के लिए। धीरे धीरे राइड करता है।
नरकंडा की तरफ बढ़ रहा होता है। 3 से 4 बजता है, 4 से 5 बजता है। अक्टूबर का टाइम था, मानसून को खत्म हुए करीब 1 डेढ़ महीना हुए थे, जो बिल्कुल पहाड़ थे एकदम ग्रीन थे। राहुल के दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा था कि 50,000, 5,000 60 किलोमीटर, मतलब 50-60 किलोमीटर तो दूर है, मैं आराम से अपनी गाड़ी चला लूंगा। मैं आराम से चलूंगा, आराम से चलता हूँ। तो राहुल ना बहुत आराम से एकदम पहाड़ों के बीच में से राइड करते हुए चलता है, मस्त मलंग होके, जैसे आसपास के नज़ारे रुक रुक के फोटो वोटो क्लिक करता है और ऐसे ही राइड कर रहा होता है बहुत आराम से। अब नरकंडा की दूरी लगभग 40-42 किलोमीटर रह गई थी। राहुल एक जगह चाय पीने के लिए रुकता है, वहां पर रुक के चाय पी रहा था। तब जो चाय वाला भैया थे, उन्होंने बाइक देखा और बोला, भैया आप तो बड़ी दूर से आ रहे हो, यूपी से आ रहे हो। राहुल बोलता है, हाँ भैया मैं नरकंडा जा रहा हूँ। और अभी वो ऐसे बात करते करते अपना मोबाइल जो दिखाता है भैया को, चाय वाले भैया को अपना फोन दिखाता है कि भैया ये जो वाला रूट है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो चाय वाला था ना, वो थोड़ा सा यंग था, राहुल भी यंग था। राहुल बोलता है कि भैया मेरी फ्रेंड रहती है, तो उसके मुझे उसके पास जाके थोड़ा सा मिलना है, इनके बीच में थोड़ा सा वो फ्रेंडशिप जैसा कुछ डेवलप हो जाता है, भाईचारा वाला। चाय चाय वाला भी राहुल की जो फीलिंग था वो समझ रहा था कि ठीक है, लड़का बड़ी जल्दी में इसको छोटा रूट बताता हूँ। अब चाय वाला बोलता है कि कहाँ इस लंबे रूट के चक्कर में पड़ रहे हो, मैं छोटा रूट बताता हूँ, जो आप 1 डेढ़ घंटे पहले ही नरकंडा पहुंच जाओगे। राहुल बहुत खुश हुआ, चलो मजा आ जाएगा सराय के साथ, मैं और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। भाई क्या करता है, वो चाय वाले के बताए हुए रूट से मेन रोड जो था, मेन हाईवे, वो छोड़कर एक दूसरा टूर लेता है। और जब वह दूसरा रूट जो लेता है ना, वहीं से पूरा गेम बदल जाता है राहुल के लिए। अब धीरे धीरे ये टूर, राहुल उस चाय वाले के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। करीब 1 डेढ़ किलोमीटर राइड करने के बाद वो देखता है जो पक्की सड़क खत्म हो गई है, अब बिल्कुल कच्ची रोड है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, उस पे उसको राइड करके नरकंडा पहुंचना है। इस समय करीब 6:30 बज चुके थे। 7 बजे, 7:15 बजे तक आप पहुंच जाओगे नरकंडा बड़े आराम से, उसने बोला था। भाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। पहाड़ में उसको गाड़ी चलाने की ज्यादा आदत थी नहीं। जो रोड था वो इतना ज्यादा खराब था कि राहुल को अब धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगी। फिर वो अफसोस करता है, यार मैंने क्यों वो मेन रोड छोड़ के ये वाला रूट पकड़ लिया। अब राहुल को अंदाजा नहीं था कि जिस चीज के लिए अफसोस कर रहा है वो बहुत छोटी चीज नहीं है भाई, अभी सामने आने वाला है वो राहुल। राहुल बहुत ही बड़ी चीज फेस करने वाला था। अब राहुल की जो गाड़ी की स्पीड थी ना, वो एकदम कम हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 15 की स्पीड। और अपने बाइक को बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रात के 7:30 बज जाते हैं। राहुल को अभी भी अंदाजा नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। 7:30 जब बजता है तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। ये देखता है कि 100 मीटर की दूरी जहां पे राइड कर रहा है, 100 मीटर की दूरी पर एक औरत खड़ी है। येलो साड़ी में एक औरत खड़ी है, वो दूर से इसको हाथ दे रहा है, रुको रुको रुको। राहुल सोचता है ठीक है, गांव पास के कहीं गांव की औरत होगी, मैं जाके पूछता हूँ, बहुत लेट हो जाएगा। राहुल पूछता है उस औरत के पास। औरत बोलती है, पास में आके उसको बोलती है, भैया मेरे को ना पास ही के गांव में जाना है, तो मेरे को लिफ्ट दीजिए। औरत देखती है कि उसका सामान पूरा लोडेड है सब कुछ, बट फिर भी वो उसको रुक के लिफ्ट मांगती है। राहुल क्या करता है, जो पीछे उसने बाइक पे जो टेंट बांधा था उसको निकाल के साइड में इधर बांध देता है, ठीक है, पैर के इधर, उस औरत को पीछे बैठा लेता है। अब पूरे रास्ते औरत कुछ नहीं बोलती है। राहुल उसको पीछे बैठा के 1-2 मिनट तक राइड किया, ये सोचता है कि यार अपना अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, रोड भी बहुत खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक बार पूछता हूँ इधर के आसपास कोई ठहरने का मिलेगा क्या। तो ये ना उससे पूछता है, आंटी यहाँ पर कोई रूम वूम मिलेगा, एक्चुअली मेरे को नरकंडा जाना है, बट अभी रात हो गई है, रोड भी बहुत खराब है, मुझे ना मन नहीं कर रहा है राइड करने का, और रात में बहुत दिक्कत भी हो रही है, कीड़े बड़े बड़े आ रहे हैं आंखों पे, मतलब ठंड भी हो रही है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। आंटी ने एक शब्द भी नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। राहुल ने फिर बोला, आंटी अब सुन रही है ना। बट फिर भी औरत एकदम चुप थी, कुछ नहीं बोली। करीब आधे घंटे 40 मिनट राइड करने के बाद राहुल को पीछे से वो टैप करती है, बोलती है, रोक दो बेटा, ये बोलकर
औरत उतरती है, राहुल को देखकर एक स्माइल करती है। राहुल बोलता है आंटी। वो बोलती है कि यहीं नीचे मेरा गांव है, मैं उधर जा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पर वो औरत उतरती है, वहां नीचे की तरफ पहाड़ों पे जाएंगे तो जस्ट देखेंगे कि मैंने मेन रास्ता है, उससे नीचे उतर के गांव होते हैं। ठीक है, तो औरत बोलती है नीचे मेरा गांव है, मैं गांव जा रही हूँ नीचे उतरते हुए। और जैसे ही रास्ता यहाँ से नीचे, एक और रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था गांव की तरफ, तो वो औरत फटाक से वहां से भाग जाती है, मतलब बहुत तेजी से निकल जाती है। राहुल के समझ में नहीं आया कि ये क्या सीन है, मतलब उसको लगा कि कोई पता को प्रॉब्लम होगी। औरत तो ये भी ज्यादा सोचती नहीं है। ठीक है, राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब उसने डिसाइड कर लिया कि आज नरकंडा नहीं जाना है, आज इधर ही कहीं रूम लेके रुक जाना है, कल सुबह नरकंडा जाऊंगा। अब घनघोर अंधेरा में 45 किलोमीटर राइड करने के बाद राहुल को एक घर दिखता है, मतलब एक बड़ा सा पहाड़ी मकान। जो नहीं होता है हिमाचल के, उत्तराखंड के, आप बड़े मकान देखेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रेडिशनल उनके वुडन हाउस जो होते हैं। बड़ा सा एक मकान था, उसके अंदर एक लाइट जल रही थी। राहुल दूर से ही देखता है, मतलब 1 मीटर दूर होगा वह घर अभी भी जहाँ पे राइड कर रहा था। राहुल सोचता है कि उस घर में ही जाके, मतलब उसके जो ऑनर है उनसे बात करता हूँ। मैं इधर ही साइड में कैंप लगा लूंगा, टेंट लेके चल रहा था, सोचता वहीं पे कैंपिंग कर लूंगा, आज रात ऐसे ही कैंप के अंदर बिताऊंगा, कल मैं नरकंडा चला जाऊंगा। अच्छा, ये जो घर था, इस घर के थोड़ा सा साइड से पूरा जंगल का रास्ता है। अभी तक क्या था, इधर पहाड़ का, इधर हल्का सा, इधर प्लेन था। उसके बीच में राहुल राइड कर रहा था, बट अब 50-60 मीटर दूर ही पूरा जंगल वाला स्ट्रेच स्टार्ट हो जाता है। राहुल सोचता है यार, अभी मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, जंगल तो मैं इधर ही रुकता हूँ। राहुल जाता है, घर में नॉक करता है, आवाज नहीं आती, उधर से नॉक करते 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 रहता है। करीब करीब 2-3 मिनट बाद में एक अंकल निकलते हैं। लंबे से अंकल, एकदम नॉर्मल हाइट थी उनकी, 60-70 की एज के होंगे वो। निकलते ही बाहर राहुल अपनी प्रॉब्लम बताता है कि अंकल, मेरे को नरकंडा जाना था, रात हो गई है, सामने जंगल है, पहली बार राइड कर रहा हूँ, पहाड़ में नहीं जा सकता, मेरे को कैंपिंग करनी है, आप परमिशन दे दीजिए, बस मैं अपना यहाँ पे कैंप लगा लूंगा। अंकल बोलते हैं क्या जरूरत है, इतना बड़ा घर है, मैं अकेले रहता हूँ, इसमें अंदर आ जाओ, आज रात को तुम यहीं रुक जाओ। ठीक है, वैसे भी रात को बहुत ठंड लगेगी, तुम पता नहीं टेंट में सरवाइव कर पाओगे कि नहीं। राहुल को अंदर जाने का इनविटेशन देते हैं। राहुल सोचता है वाह यार क्या बात है। अब राहुल उस घर के अंदर जाने से पहले श्रेया को कॉल करता है। श्रेया को बताता है कि देखो सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा। श्रेया बोलती है ठीक है, जहाँ तुम रुक रहे हो। राहुल को तो आइडिया नहीं था बिल्कुल कौन सी जगह है, कौन गांव का नाम कुछ पता नहीं था। श्रेया बोलती है ठीक है, अपना जो लोकेशन है वो मुझे सेंड कर दो। राहुल जो था, जिस घर में रुक रहा था, वहाँ का लोकेशन श्रेया को सेंड कर देता है। राहुल जो था, वो अपनी बाइक को, अपना जो वहाँ पे एक सेट बना हुआ था, तो वहाँ सेट सामान के साथ ही अपनी बाइक को सेट के अंदर रख देता है। एक सेट होता है बेसिकली, जो राइडर्स होता है ना, वो अपने पास एक छोटा सा बैग रखते हैं, उसको बोलते हैं, उनमें उनका जरूरी सामान होता है, चार्जर, बाकी सामान। राहुल सब कुछ जरूरी सामान होता है। अंकल जी के घर में जाते ही अंकल बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम फ्रेश वगैरह हो जाओ, शाम को जो है मैंने खाना बनाया था। दोनों खाना खाते हैं। राहुल सोचता है यार कितने जनरस लोग हैं। अक्सर पहाड़ में ऐसा होता है, पहाड़ में जाओगे तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वो मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। वो बहुत सेल्फलेस लोग होते हैं। लोगों का ठीक है, वो आपको बिल्कुल दिल खोल के ऑफर करेंगे, आ जाओ खाना खा लो, ये लो वो लो। मैंने खुद ने बहुत पहाड़ राइड किया है, तो मुझे थोड़ा आइडिया था इसका। अब राहुल कपड़े वपड़े चेंज करता है और डाइनिंग हॉल पे जाके बैठता है। अब जो डाइनिंग टेबल था, यहाँ पे टेबल है, ठीक से देखना ध्यान से, यहाँ पर राहुल बैठता है और उसके सामने अंकल बैठते हैं। ठीक है, दोनों खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद राहुल उठता है, और जब राहुल उठता है तो उसकी नजर पीछे पड़ती है, पीछे की तरफ जहाँ बैठा है उसके पीछे। यहाँ से उठ के नीचे ज्यादा बेस्ट। खाना खाने के बाद राहुल जो बेसिन की तरफ हाथ धोने के लिए आगे बढ़ता है,
तो उसकी नजर पीछे पड़ती है। पीछे एक फोटो है, फोटो पर हार्ट चढ़ी हुई है, और फोटो पता है किसकी है? अभी जिस आंटी को उसने लिफ्ट दिया था थोड़ी देर पहले, उसकी। अब राहुल के फटती है भाई साहब। ये तो पहले इसके हाथ कांपने लग जाते हैं, जो प्लेट पकड़ा था हाथ कांप रहे थे उसके। उसके फोटो की तरफ देखकर एकदम ठंड के टाइम में बिल्कुल ठंड हो गई थी। अक्टूबर के महीने था भाई, के पसीने पसीने हो गए। अंकल की तरफ देखता है, अंकल जो अपना डिनर कंप्लीट कर रहा होता है, वो ऐसे ही राहुल को देख रहे, ऐसे ही एक टक राहुल को देख रहे थे। अपना डिनर खा रहे थे और राहुल की तरफ एकदम घूर के देख रहे थे। राहुल को क्या थोड़ा सा हिंट मिल चुका था कि भाई अभी इसके साथ जो हुआ है, और अब जिस औरत को उसने लिफ्ट दिया वो कौन थी, उसको हल्का हिंट मिल गया था। अब राहुल जैसे तैसे प्लेट उठा के किचन में जाता है, भाग के अपने कमरे में अंदर जाता है, कमरा बंद करता है। अंदर से जो कमरा था उसके साइड से एक बालकनी थी, बालकनी में जाकर सिगरेट विगरेट पीता है। सिगरेट पीने के बाद राहुल कमरे के अंदर आता है, रजाई अपने ऊपर डालता है और बिल्कुल दुबक के सोने की कोशिश करता है। और उसको नींद कहाँ से आएगी? भाई जो उसने देखा देख लिया है, कैसे नींद आ सकती है? इसके डोर पर नॉक होता है 10 मिनट के बाद। ये पूछता है कौन। अब इसको भी ये नहीं जानता कि यहाँ कौन है, या तो सिर्फ अंकल है। अंकल बाहर से आवाज देता है, बेटा ये दूध लेके आया हूँ, गर्म दूध, हल्दी वाला पी लो। बोलते हैं नहीं अंकल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अंकल बोलते हैं भाई पी ले, थोड़ा सा थकान वकान उतर जाएगी, बेटा दूध पी ले। उनका टोन ना थोड़ा सा भारी हो गया था। अंकल अब इसके हाथ पैर कांप रहे थे। राहुल के भाई ये जाके गेट खोलता है। अंकल हाथ में ट्रे, और ट्रे में एक गिलास दूध, कांच के गिलास में उसको दूध देते हैं। दूध पकड़ के खड़े राहुल को देख रहे हैं। उसकी तरफ देखकर बोले, पी ले बेटा, तुम थके हुए हो, इतना परेशान क्यों लग रहे हो राहुल। अब राहुल ने अपना नाम नहीं बताया था अंकल को। फिर वो पूछते हैं, बेटा इतना परेशान क्यों लग रहा हो राहुल। राहुल बोलता है, कुछ नहीं अंकल, बस नींद आ रही थी। तो अंकल जो है उसके हाथ में चिन्ह वो उठाते हैं, बोलते हैं कि कहीं आंटी मिली थी क्या तुम्हें। पीछे जब वो बात सुनता है तो अंकल के मुंह से भाई उसकी हालत खराब हो जाती है, और ये अंकल को धक्का देता है, और दौड़ के जिस बालकनी में खड़े हो सिगरेट पी रहा था वहां से कूद के नीचे जाता है। जोर जोर से चिल्लाने लगता है, एकदम जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगता है जंगल की तरफ, जहाँ उसका नहीं जाना था। इसकी एकदम हालत खराब हो जाती है। कुछ नहीं देखता है भाई, मेरा बाइक खड़ा है उधर, खड़ा है क्या, कुछ नहीं, वो एकदम जोर जोर से भागता है और जंगल की तरफ बिल्कुल सेंसलेस होकर भागता है। उसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी थी। दूर देखता है कि चाय की टपरी होती है ना, ऐसे पहाड़ों में आप जाओगे तो लकड़ी की टपरी बनी होती है, चाय भाई आपको चाय मैगी ये सब मिल जाता है। एक बंद चाय की टपरी थी, ठीक है, उसके पीछे जाके राहुल एक लकड़ी की बोरी रखी हुई थी, बोरी के पीछे जाके छुप जाता है। और उसका घर, जो वो घर था वो 60 से 70 मीटर आगे। राहुल क्या करता है, वहां आके छुप जाता है। अब छुपके से सुबह सुबह के वो हल्का हल्का रोने लगता है। थोड़ी देर बाद देखता है कि जो अंकल थे वो इसकी तरफ आ रहे हैं। अंकल की हाइट बढ़ गई है, अंकल 75 फुट के होने लग गए, और ऐसे चल रहे थे, मतलब जमीन पे है और जमीन पे ऐसे स्लाइड होते हुए ऐसे ऐसे करके उसकी तरफ आ रहे हैं। भाई अंधेरा, ठंडी हवा चल रही है, जानवरों की आवाज आ रही है। राहुल एकदम फ्रीज हो चुका था, एकदम इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अंकल धीरे धीरे स्लो स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर थोड़ी देर के बाद इसके शोल्डर पर टैप होता है, और टैप होते ही राहुल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि घर के अंदर है, और पास में मतलब दो लोग इसके पास में खड़े हैं। उस समय भी रात ही थी, रात के करीब 2 ढाई बज रहे होंगे। उस समय राहुल पूछता है, मैं कहाँ हूँ अंकल, आप कौन है। राहुल उधर छुप के बैठा था जंगल के सामने। तो राहुल को उन्होंने बताया कि तुम जहाँ पे छुप के बैठे थे वो टपरी हमारी थी, हम इधर पेशाब करने गए थे,
तो हम अपना लकड़ी वकड़ी जो लेके घर वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि तुम जो थे लकड़ी के पीछे दुपक के बैठे हुए थे। बेसिकली क्या होता है, पहाड़ों में जो लोग लकड़ियों पे खाना वाना बनाते हैं, जंगल से लकड़ी काट के अपने घर की तरफ जाते हैं। वो लकड़ी की बोरी रखे हुए थे जिसको लेके वापस अपने घर आ रहे थे। राहुल ने उसको कुछ बताया। राहुल ने उनको कुछ बताया नहीं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वो बोला, उन लोगों ने पूछा, बोला कि क्या हुआ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम हो कौन, ऐसे क्यों बैठे थे। राहुल बोलता है कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये बोलता है कि सुबह बताऊंगा, अभी नहीं। ये जो दो लोग हैं बोलते ठीक है, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो, बहुत ठंडे हो गए हो बाहर। तुम्हारा जो गला वाला भी है वो एकदम बैठ गया है, बोल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी हालत खराब है, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा आड़ा बनवा देता हूँ। राहुल कुछ नहीं बोलता है और ऐसे ही इशारा करता है ठीक है। वो आदमी उनसे किचन में जाता है, उनकी माता जी काम कर रही थी, बोलते हैं मम्मी ये काढ़ा लेके आई है। तो राहुल ऐसे दुबक के बैठा होता, ठीक है, ठंड लग रही थी। औरत आती है चल के, जो माता जी थी इनकी, काढ़ा लेके राहुल के पास आती है। राहुल हाथ बढ़ाता है काढ़ा पकड़ने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए ऊपर देखता है तो भाई जोर से चिल्लाता है, बहुत जोर से चिल्लाता है। सोचो आप क्यों चिल्लाया होगा। राहुल देखता है कि ये वही औरत है जिसने उससे लिफ्ट मांगी थी और उसकी फोटो पे हार भी राहुल ने देखा था। राहुल जोर से चिल्लाता है, औरत एकदम बहुत वियर्ड सी स्माइल देती है उसको देख के। दोनों लोग थे वो कॉर्नर में खड़े होकर राहुल की तरफ ऐसे घूर रहे थे। राहुल जोर से चिल्लाता है और गिलास ऐसे ही फेंकता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब राहुल फिर बेहोशी से जागता है तो देखता है कि एक बोरो पिकअप गाड़ी में बैठा हुआ था। राहुल देखता है कि वो एक बोरो पिकअप पे बैठा हुआ है, आगे की सीट पर बैठा है एक साइड, फिर ड्राइवर दूसरे साइड में, एक और आदमी था ड्राइवर के साथ दोस्त था, और वो बीच में बैठा हुआ है। उसके सर पर थोड़ी सी चोट थी। राहुल बोलता है भैया मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं मतलब अभी काढ़ा पीने के लिए आंटी काढ़ा लेके आई थी, ऐसे करके बुदबुदा नहीं। ड्राइवर को बोलता है कि क्या बोल रहे हो भाई साहब, अब रोड के किनारे पड़े हुए थे। राहुल बोलता है रोड के किनारे, फिर उस जगह को डिस्क्राइब करता है जहाँ राहुल पड़ा हुआ था। राहुल बोलता है कि मैंने तो उस आंटी को लिफ्ट दिया था, बता था सुबह 4:30 बजे, जब अपना बोलेरो पिकअप। राहुल बोलता है यही तो मैंने उस आंटी को लिफ्ट दिया था। फिर जो ड्राइवर होता है वो बताता है कि सुबह 4 बजे जब हम अपना बोलेरो पिकअप लेके उस जगह से क्रॉस कर रहे थे, तब हम देखते हैं कि आप लेटे हुए सड़क पर हैं, और ठीक है आपके साइड में एक औरत और 3 आदमी थे। वो बहुत कुछ वियर्ड सा कर रहे थे, कुछ काला जादू टाइप कर रहे थे। मतलब वो औरत और वो जो 3 लोग उसके ऊपर कुछ काला जादू टाइप कुछ कर रहे थे। फिर जब उन्होंने बोलेरो की लाइट देखी तो वो थोड़े सतर्क हो गए, और फिर हम और पास गए तो बिल्कुल जंगल की तरफ भागने लगे। तो वो सब जंगल की तरफ भागे, आप बिल्कुल बेहोश लेटे हुए थे। आपकी बाइक को पहले इधर पीछे पिकअप में डाला हमने, आपकी बाइक को मतलब पीछे पिकअप जो थी उनकी पिकअप में डाला। फिर आगे आपको हम हम लोग जो थे आपको बैठा के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। भाई साहब, राहुल ये सब सुन के एकदम शौक हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो बोलते हैं कि नरकंडा जा रहा था दोस्त से मिलने के लिए, पूरी कहानी बताता है कि ये लोग क्या करते हैं। इसको ले जाके वहीं पास में कोई हॉस्पिटल था, उधर जाके इसको एडमिट कर देते हैं, इलाज इलाज करवाते हैं इसका, और बोलते हैं कि अपने दोस्त को फ़ोन कीजिए। ये श्रेया को फ़ोन करता है, श्रेया आती है अपने पेरेंट्स के साथ और देखती है कि राहुल की ऐसी कंडीशन थी कि ये लोग क्या करते हैं। राहुल को अपने साथ अपने घर ले गए, नरकंडा उसकी पूरी सेवा करते हैं, उसका इलाज विलाज करते हैं, खाना पीना सब कुछ अच्छे से करते हैं। राहुल जब रिकवर हो जाता है तो 1-2 दिन से रह के पापा बोलते हैं कि क्या मतलब, जानने की कोशिश करते हैं कि तुम इस कंडीशन में कैसे गए। तो राहुल सब कुछ बताता है जितना उसको याद था। उसमें श्रेया के पापा बोलते हैं तुम्हारे पास घर का लोकेशन है जहाँ तुम रुके हुए थे। वो बोलता है हाँ, क्योंकि उसने पहले ही श्रेया को लोकेशन भेजा था।
श्रेया को जब लोकेशन भेजा था तो श्रेया और उसके पेरेंट्स ये सब लोग उस घर में पहुंचते हैं जब राहुल को अंकल दूध पिलाने आए थे। जब वहां पहुंचते पता चलता है भाई घर है ही नहीं, वो पूरा खंडर जैसा है। कुछ है मतलब कोई पुराना मकान है हिमाचली प्रकार का, बिल्कुल टूट फूट के अंदर खंडर टाइप हो रखा है। श्रेया के पापा उस जगह पे पहुंचे तो श्रेया के पापा जो मतलब काफी एक्सपीरियंस और थोड़ा इज्जतदार और पूरा मतलब लोग जानते थे उनको आसपास। वो गांव के पास ही में एक और गांव था, वहां पर गए राहुल को लेके। और वहां पे गांव के जो हेड थे सरपंच, उनसे बात करी और पूछा कि ऐसा सा सिचुएशन हो गया है। जब सरपंच बोलते हैं क्या भाई, इस रास्ते में कोई नहीं जाता है शाम को, शाम ढलने के बाद हम गांव वाले नहीं जाते तो आप क्यों आए रास्ते ये कैसा चले गए शॉर्टकट कर। तो उसने बताया कि एक टपरी वाले ने इनको शॉर्टकट रास्ता बताया था। उस रास्ते की बात कर रहे थे। सरपंच साहब बोले कि वो तो एकदम छलावा है, वहां पे तो बहुत खतरनाक होता है, वहां पे बिल्कुल प्रेतों का अड्डा है। बहुत साल पहले वहां एक औरत थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब से वह क्या करती है, इस रास्ते से गुजरने वाले हर गाइड पर नजर रखती है और बोलती है आप इधर जाइए, इधर अच्छा है, इधर रास्ता सही है। और औरत उसको गाइड करती है। जिस रास्ते पर चार पांच जो होते हैं खाई है, चार पांच लोग तो उस खाई के अंदर गिर चुके हैं। ये बहुत किस्मत की बात है कि राहुल बच गया। ये सब सुनकर राहुल जो एकदम पसीने से तरबितर हो गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। जो ट्रिप बहुत सुंदर होने वाली थी राहुल के लिए एकदम भयानक हो गई। राहुल फिर कहीं भी ट्रेवल नहीं करता है उसके बाद। राहुल श्रेया के घर पर ही रहता है। 4-5 दिन वहां से ठीक से रिकवर होता है, बाइक से वापस अपने घर पे नहीं आता। वो क्या करता है, बाइक को लोड करवाता है ट्रक में, ट्रक बुक करता है और ट्रक से बाइक को लेके वापस आता है। और वापस आगरा लेके आता है। खर्चा बहुत बढ़ गया था अगर राहुल का। तो ये थी हमारी कहानी। आपने हमारी कहानी सुनी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आसिफ खान। और अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।